Assalamualaikum everyone. Welcome to another exciting episode of The MD Cat Show. और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल इंसान है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक दफा नहीं बल्कि दो दफा एमडी कैट में 190 प्लस मार्क्स स्कोर किए। बात यहाँ खत्म नहीं होती। दो दफा 190 प्लस मार्क्स स्कोर करने के बाद उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जो सैकड़ों बच्चों को उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचा चुका है और पहुंचा रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द गेस्ट ऑफ द फोर्थ एपिसोड ऑफ द एमडी कैट शो, डॉक्टर असद महमूद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं असद भाई आप? अल्लाह का करम है। और सुनाए, कैसी सेहत है आपकी और कैसी लाइफ गुजरी आपकी केई में, और दी एमडी कैट शो में आके आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे एमडी कैट एस्पिरेंट्स को गाइड किया जा रहा है कि उन्होंने अपने एमडी कैट किस तरह कराया है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच असद भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर एमडी कैट शो में स्टूडेंट से क्वेश्चंस इकट्ठे करते हैं और टॉपर्स, आपकी तरह जो टॉपर्स होते हैं उनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो एमडी कैट एस्पिरेंट्स के, ताकि उनकी क्वेरीज हल हो सके। आज भी मैं आपसे उस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगा, लेकिन उन क्वेश्चन से पहले मैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ जो मेरे माइंड में अराइज हुए थे। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि असद भाई, आपने दो दफा 190 प्लस मार्क्स स्कोर किए, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक दफा जब आपने 190 प्लस मार्क्स ले लिए तो आपका कहीं पे एडमिशन ही हुआ था? बेसिकली ये हुआ था कि मेरा कहीं पे एडमिशन ही नहीं हुआ। 190 मार्क्स से मेरे आगे फिर भी एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मतलब समझ में नहीं ये बात लग रही है। ऐसा इस तरह हुआ था कि मेरे एफएससी मार्क्स ना बहुत कम थे। मेरे एफएससी मार्क्स थे 87%, जबकि मेरे एमडी कैट ने 190 मार्क्स लिए, तो मेरा एग्रीगेट ना कुछ पॉइंट्स से रह गया, मेरा कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ। देन फिर मैंने कहा कि यार अगर मेरे एक दफ़ा एमडी कैट में 190 मार्क्स आ गए ना तो मैं अगली दफ़ा भी ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी एफएससी इंप्रूव करनी है। और मैंने ऐसे ही कि अपनी एफएससी इंप्रूव की और अगली दफ़ा 192 मार्क्स लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं केम में पढ़ रहा हूँ। असद भाई, एक दफा 190 मार्क्स, उसके बाद फिर 192 मार्क्स, साथ एफएससी में भी 1000 प्लस मार्क्स कर लिए। इतना ज्यादा आप कैसे पढ़ लेते थे और क्या खाते थे? इतनी मोटिवेशन कहाँ से आती थी? अच्छा, इसके पीछे जो है ना मेन रीज़न वो है आपका माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि मेरे अंदर एक पोटेंशियल है और मैं उस पोटेंशियल को अचीव कर सकता हूँ, मैंने सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी है, देन आप मेहनत करते हो, अब अपना पोटेंशियल अचीव कर लेते हो। अब मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे एफएससी में मार्क्स आए थे 87%। अब मुझे ये था कि यार मेरा पोटेंशियल ना इससे ज़्यादा है, 87% मैं डिज़र्व नहीं करता, मेरा पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। ठीक है, एफएससी में क्या होता है कि बाद आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते ड्यू टू पेपर चेक। ठीक है, अब एमडी कैट मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी कि अब पेपर चेक जो होने हैं वो सब बच्चों को एक साथ होने, एक जैसा होने। बिल्कुल। तो अगर मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है, मैं अचीव कर सकता हूँ, तो मैंने अगर अपने आप को यहाँ पे प्रूव नहीं करना तो फिर कहाँ पे करना? ठीक है, तो मेरे लिए एमडी कैट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं 87% डिजर्व नहीं करता। हाँ, मैंने अपने आप को दो दफ़ा प्रूव किया। हाँ, जब आपने एक दफा प्रूव किया होगा तो फिर आपको पता चल गया हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं एफएससी में भी अपने नंबर बढ़ा सकता हूँ, और मैंने एक दफा लिया तो मैं दूसरी दफा भी ले सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब यहाँ पे एक मसला आया था, वो ये आया था कि जब मैंने पहली दफ़ा मेरा एडमिशन नहीं हुआ ना, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आपने मेहनत की है, आपके मार्क्स भी आए हैं, अब अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा तो हम आपको प्राइवेट ले देते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे पता है मेरा पोटेंशियल 190 से ज़्यादा है। अगर मैंने एक दफ़ा 190 ले ली, मैं अगली दफ़ा इससे ज़्यादा ले सकता हूँ, मैं अपने एफएससी मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 1 करोड़ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना 1 करोड़ 6 महीनों में बचा सकता हूँ। तो 6 महीनों माशाल्लाह, ना सिर्फ 1 करोड़ बचाए बल्कि किंग एडवर्ड में एडमिशन भी स्कोर किया। तो अगर आपको अपने आप पे यकीन है, अपने पोटेंशियल पे यकीन है कि मेरा पोटेंशियल इतना है, मैं मेहनत करके वहाँ पहुँच सकता हूँ, तो पहुँचो। किस चीज़ का वेट कर रहे होते? बिल्कुल माशाल्लाह। मतलब असद भाई, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, और इवन मैं अभी भी सुनी है तो मेरे अंदर फिर से एक मोटिवेशन जाग गया। जब मैं भी अपने एमडी कैट की तैयारी कर रहा था तब भी मैंने आपकी स्टोरी सुनी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन राइज हुई थी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब एक दफ़ा स्टूडेंट इतने ज़्यादा मार्क्स ले लेता है तो वो उसको फिर भी एडमिशन नहीं होता, तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। डिप्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा, और वो कहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी काम नहीं, अब मैं और क्या करूं? तो इस चीज़ से आपने कैसे डील किया था? अच्छा, सबसे पहली बात, जो डिप्रेशन है ना वो आपका टाइम वेस्ट है। अगर आप डिप्रेस होकर 1 मंथ गुजारते हो तो वो 1 मंथ आप काम भी कर सकते थे, 1 मंथ आप डिप्रेस भी हो सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन में रह के 1 मंथ गुजारा है, आपका मजीद आपको डिप्रेशन होगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे जो चीज़ें पहले आती थी वो भी बोलना शुरू हो गई।
उससे अच्छा है कि आप पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि जो पहले आता है वो भी माइंड में फ्रेश रहे और नॉलेज इंक्रीज होता रहे और डिप्रेशन ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो मुझे एमडी कैट में 190 आने के बाद जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ, एक दिन भी मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ जब तक मैंने केई में एडमिशन कर नहीं कर लिया, क्योंकि माशाल्लाह। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जो मैंने टाइम डिप्रेशन में गुजारना वही मैं मेहनत में गुजारता हूँ, अपने आप को अपना टाइम कहीं प्रोडक्टिव मिल सकता हूँ। तो मैंने किया, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आप भी कर सकते हो। आपने सिर्फ अपना माइंड डाइवर्ट करना है। वही ये नेगेटिव साइकिल है जहाँ मैं जा रहा हूँ, एक बिल्कुल। पॉजिटिव साइकिल भी एग्जिस्ट करता है, मैंने वहाँ पे जाना है। तो आप वहाँ जाओ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है। इसी तरह ही बंदा मतलब टोटल बंदे के कंट्रोल में होता है। अगर वो चाहे तो वो डिप्रेशन वाली साइड पे जा सके, और अगर वो चाहे तो उसी चीज़ को एज अ मोटिवेशन यूज़ करके अपने अपने आप को तरक्की की राह पे लेके जा सकता है। माशाल्लाह असद भाई, बहुत अच्छा आपने गाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। असद भाई, आपके एफएससी में 87% मार्क्स थे और अब आप यहाँ तक पहुँच गए। 87% से यहाँ तक के सफ़र को अगर आप एक लाइन में क्लोज करना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? इंसान जब अल्लाह से मांगते हैं, देखिए हम सब इंसान हैं, इंसान जब अल्लाह से मांगता है ना, तो अपनी हैसियत अपनी औकात के मुताबिक मांग रहा होता है कि पहले मेरे कितने मार्क्स हैं, मेरे कितने आ जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह नवाजता है ना, तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक नवाजता है। तो माशाल्लाह। अपनी अल्लाह से आपने ना उम्मीद नहीं होगा, आपके जितने भी मार्क्स हैं ना, आपने अल्लाह से बेहतरीन की उम्मीद रखनी है। बिल्कुल। और अल्लाह पाक खुद कहता है कि मैं इंसान के लिए वैसा ही हूँ जैसे वो मेरे बारे में गुमान करता है। तो अल्लाह के बारे में जैसा आप गुमान करेंगे, जैसा आप उससे मांगेंगे, अल्लाह आपको वैसा देगा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला के खजानों की कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, दिल खुश कर दिया आपने असद भाई। चलिए असद भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट कब की? एफएससी में की या एफएससी के बाद की? और आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? क्या टाइम टेबल था जिसको आपने फॉलो किया और 190 प्लस मार्क 2 दफ़ा ले लिए? अच्छा, मैंने एमडी कैट की तैयारी बेसिकली ना एफएससी के बाद ही स्टार्ट की। एफएससी से पहले मैंने सिर्फ एक स्कॉलरशिप टेस्ट मैंने पहले दिया हुआ था, एमडी कैट तो उससे मुझे स्कॉलरशिप मिल गई हुई थी। बाकी जो एमडी कैट की तैयारी थी वो एफएससी एग्जाम से नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट की थी। अब मेरी जो स्ट्रेटजी मेन स्ट्रेटजी थी ना, वो ये थी कि मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि जो एमडी कैट के लेक्चर्स है वो आपका खजाना है, वो आपका ट्रेजर। अगर आपने उनको अच्छे से अवेल कर लिया है, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट उस 1 घंटे के लेक्चर में क्लियर हो जाते हैं जो आपके पिछले 2 साल एफएससी में क्लियर नहीं हुए होते। ठीक है, आपने जब भी लेक्चर लेना है तो इस माइंडसेट के साथ लेना है कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे इससे पहले इसका कुछ नहीं आता, मैंने इसका जो भी सीखना है इन्हीं 60 मिनट्स में सीखना है। और एंड पे आपने एनालाइज करना है कि मैंने क्या सीखा है। तो मैंने लेक्चर्स बहुत अच्छे से लिए थे और उनको नोट भी किया था, क्योंकि जब लेक्चर की टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसने एक बुक नहीं पढ़ी होती, उसने 4-5 बुक्स पढ़ी होती हैं, उसको 5 पेपर्स का पता होता है, वो सब कुछ आपको 60 मिनट के अंदर दे रखा होती है। तो अगर आप उसको अच्छे से एब्जॉर्व कर लेते हो, उससे अच्छी आपकी तैयारी कहीं कहीं से नहीं हो सकती। तो मेरा जो मेन टेक्निक थी वो ये था कि मैं अपने लेक्चर्स बहुत अटेंटिवली लेता था, बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स बनाता था और एट द एंड फिर उसकी प्रैक्टिस करता था। अब यहाँ पे एक बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आपको मिलेगी कि मैंने अपने 2 साल में एक भी पास पेपर सॉल्व नहीं किया, एक भी मतलब नहीं किया। तो पास पेपर सॉल्व नहीं किया था तो वो प्रैक्टिस कैसे होती थी? मतलब बंदे को तसल्ली कैसे होती है कि अब ये सवाल में आएंगे पेपर में, मैंने पूछे पहले से आते होंगे? वो इसलिए वो इस तरह होती थी कि जो टीचर पढ़ा रहा होता था ना, वो जो टीचर पढ़ाते हुए क्वेश्चन पूछा था ना, वो मुझे ऑलरेडी आते होते थे कि क्योंकि मैं फुल इंटरेस्ट के साथ वो लेक्चर सुन रहा होता था, उसको नोट कर रहा होता था, वो चीज़ें पढ़ रहा होता था। तो मुझे पता होता था कि यार मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, मेरी लेक्चर में ही तैयारी होती जाए। उसके बाद मैं प्रैक्टिस आदो करता था, लेकिन यह प्रैक्टिस बहुत कम की है मैंने। प्रैक्टिस मैंने 2 साल में एक मेरे पास अकेडमी की प्रेप बुक थी, मैंने वो भी कंप्लीट सॉल्व की। मतलब अच्छा। ना प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस में की हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे 190 मार्क्स है। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आप उसको अप्लाई कर लो। कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आप बाद में प्रैक्टिस किए जा रहे तो प्रैक्टिस का फायदा ही कोई नहीं। हाँ सर, आपने जब तक बेस अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई हुई, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस की बिल्डिंग बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आप बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग है, आप बिल्डिंग आराम से बिल्डअप कर लोगे। बिल्कुल। तो पहले कॉन्सेप्ट से फोकस करना है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस। इसी बात को मैंने एक दफ़ा अपनी वीडियो में इस तरह कवर किया था कि प्रेप प्रेप देन प्रैक्टिस। यानी अगर प्रेप की बेस ही नहीं आपने बनाई तो प्रेप के बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस करी जा रहे हैं तो वो प्रैक्टिस खोखली है, वो क्वांटिटेटिव प्रैक्टिस है, क्वालिटी वाली नहीं है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया एमडी के एस्पिरेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये तो था फ्रेश ईयर का, आपने बताया कि आपने लेक्चर नोट किया। अब जब रिपीट ईयर की बात है तो तब आपने पढ़ना कैसे स्टार्ट किया? अकेडमी में गए थे या फिर घर ही आपने पढ़ा था, लेक्चर दोबारा लिए थे, दोबारा नोट्स बनाए थे, या क्या किया था? ये थोड़ा सा गाइड कर दें। अब रिपीट ईयर में ना मुझसे कुछ मिस्टेक्स भी मैं शेयर करना चाहूँगा, ताकि किसी और से वो मिस्टेक्स ना हो। वो ये था कि मैंने अपनी एफएससी इंप्रूव करनी थी, मैंने 6 सब्जेक्ट्स इंप्रूव करना थे। अब मैंने क्या किया, मैंने एफएससी पे फोकस करने की बजाय ना
मैंने एमडी कैट का जो वो क्या कहते हैं रिपीटर सेशन होता है जो कि दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है, मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। तो अब वो 2-3 महीने का सेशन चला और उसमें मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, ना मेरी कोई एमडी कैट के कोई प्लस पॉइंट मिले, क्योंकि मैंने एमडी कैट में ऑलरेडी मेरी कुछ वो तैयारी थी, तो मेरा लाइक इतना फोकस नहीं हो पाता था लेक्चर में, क्योंकि वो कोई चीज़ें मैंने पहले पढ़ के मार्क्स ले लिए थे और एफ एस सी की भी इतनी अच्छी तैयारी हुई। फिर जब मैंने एमडी कैट की असल तैयारी स्टार्ट की ना अपने रिपीट में, वो की थी मैंने एफएससी एग्जाम जब एंड हो जाते हैं ना, उसके बाद जो फ्रेशर सेशन स्टार्ट होता है ना, मैंने उस फ्रेशर सेशन में एनरोल होकर दोबारा से एज अ फ्रेशर एमडी कैट की दोबारा से तैयारी की थी। और उस टाइम मैंने अपने एक्सटेंसिव हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। मैं दिन में तकरीबन 2 से 3 घंटे बैठ के अपने नोट्स बनाया करता था और उन्हीं नोट्स से मैंने अपने एमडी कैट के आखिरी वीक में रिवीजन की 2 दफ़ा रिवाइज किया पूरा सिलेबस आखिरी वीक में 2 दफ़ा अपने नोट्स से रिवाइज किया और अच्छा। 192 मार्क्स से। तो जो मेरी मेन चीज़ जो थी रिपीट ईयर में जो एक्स्ट्रा थी ना, वो ये था कि मैं अपने हैंड नोट्स इतने अच्छे और इतने कंसाइज और इतने कंसेप्चुअल बनाए हुए थे कि सिर्फ लास्ट वीक में नोट्स 2 दफ़ा पढ़े जैसे मेरे 192 मार्क्स। मतलब आपने लास्ट वीक में बुक्स नहीं ओपन की थी? लास्ट वीक में मैंने कोई बुक ओपन नहीं, सिर्फ अपने नोट्स, क्योंकि मेरे नोट्स इस क्वालिटी के बने हुए हैं कि उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो कि एमडी कैट में आ सकता हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब मैं अगर अपनी बात बताऊं तो बुक्स को मैंने रिवाइज किया था लास्ट वीक में, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। अगर नोट्स मैंने इतने अच्छे बनाए हों कि पूरी बुक कवर हो रही हो, तो वो तो फिर बहुत जल्दी बंदे की रिवीजन हो जाएगी कंप्लीट। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा जो मेन मोटिव रहा है ना, वो ये था कि मैं अभी अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लूँ, अभी अपने नोट्स इतने अच्छे बना लूँ कि एमडी कैट से 1 हफ्ता पहले मैं 2 दफ़ा सिलेबस रिवाइज कर सकूँ। मेरा हर दफ़ा यही मोटिव होता था, तो मैंने जैसे ही किया था 2 दफ़ा सिलेबस भी रिवाइज किया था और फिर मेरे मार्क्स भी ठीक हो गया। अब एक बात आपने किया कि आपने पास पेपर बहुत कम बल्कि सॉल्व भी नहीं किए थे, तो फिर जो एफएलपीज होते हैं 200 मार्क्स के जो पेपर होते हैं, क्या वो आपने सॉल्व किए थे? अगर किए थे तो आपने कितने सॉल्व किए? एफएलपीज मैंने सोल्व किए थे। अब यहाँ तक क्वेश्चन है कि एफएलपीज कितने सोल्व किए थे, तो मैं एफएलपीज को काउंट नहीं करता था, मैं अपने रिवीजन्स को काउंट करता था कि मैंने रिवीजन्स कितने किए। मैंने रिवीजन्स ऑलमोस्ट रिपीट ईयर की बात करूँ, मैंने 15 से 20 रिवीजन्स की थी, लेकिन फ्रेश ईयर में 2 से 3 रिवीजन्स ही वो बात हुई। लेकिन रिवीजन से आए हैं आपके पास 15 से 20 रिवीजन्स किस तरह होती थी, जब आपने लेक्चर एक दफ़ा देख के नोट्स बना के चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया होता है। बिल्कुल। ये चीज़ है जो मुझे बोलती, मैंने इस चीज़ को रिवाइज करने, बाकी तो वही सब कुछ आता है, बाकी सब कुछ रिवाइज करने नहीं बैठा, जो मैं नहीं वो रिवाइज करिए, वो 15 से 20 तो ऐसे रिवीज होती है। मैं समझ गया, सही हो गया। मतलब 15 से 20 आपने रिवीजन की थी और वो सारी की सारी इफेक्टिव रिवीजन, क्योंकि आप वो चीजें रिवाइज करते थे जो आपको नहीं आती होती, जो आपको लगता था कि आपको भूल सकते। बिल्कुल ऐसे। सही हो गया। अच्छा सर भाई, एक तरफ तो ये 190 और 192, फिर आ जाती है किंग एडवर्ड और एमबीबीएस। इन सब चीजों के साथ साथ आपने इनसाइट एमडी कैट भी बना दिया। आखिर क्या सोच आई थी आपके जहन में जो आपने इनसाइट एमडी कैट बना दिया? इनसाइड एमडी कैट का जो आइडिया है ना, वो मेरे एमडी कैट टाइम से ही रिलेट करता है। अब बेसिकली ना हुआ इस तरह से था, जब मैं फ्रेशर था ना 2019 में, जब मेरे 190 मार्क्स है, तब ना मेरा एमडी कैट था 25 अगस्त 2019 को। 25 अगस्त से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले ना, आप किसी फिजिकल लोकेशन पे कोई टेस्ट कंडक्ट हुआ था एफएलपी, वो कुछ ना एमबीबीएस स्टूडेंट से मिलकर कंडक्ट किया हुआ था। अब तो मैंने वहाँ पे रजिस्टर कर लिया और मैं वहाँ पे टेस्ट देने गया। अब टेस्ट में कुछ इस तरह हुआ कि 200 मार्क्स का टेस्ट था और मेरे से वो पूरा अटेम्प्ट भी ना हो पाया, टाइम ही खत्म हो गया और मेरे तकरीबन 140-150 मार्क्स आ रहे थे एमडी कैट से 1 हफ्ता पहले, और 1 हफ्ते बाद मेरा एमडी कैट था। अच्छा, अब वहाँ पे क्या हुआ कि टेस्ट के बाद ना उसी सेशन में कुछ डिस्कशन थी विद एमबीबीएस स्टूडेंट्स। अब वहाँ पे मेरे साथ कुछ रिपीटर्स भी आए हुए थे, तो एक रिपीटर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है आपका पिछले साल एडमिशन क्यों नहीं हुआ? तो उसने कहा कि मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे थे, मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ था, प्रैक्टिस की हुई थी, लेकिन ना बस लास्ट वीक मेरी रिवीजन अच्छे से नहीं हुई, इस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ लास्ट वीक। अब मुझे एक बार समझ आई यार, इस बंदे का अगर सब कुछ अच्छा था, इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे, इसकी प्रैक्टिस अच्छी थी, बस लास्ट वीक रिवीजन की वजह से अगर इसका एडमिशन नहीं हो पाया, इसका मतलब है कि लास्ट वीक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये अपॉर्चुनिटी अभी 1 हफ्ता तो मेरे हाथ में है, अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में है। देन मैंने लास्ट वीक बहुत अच्छे से पढ़ा, 1 से 2 दफ़ा रिवीजन भी की और मैं अपने अकेडमी की एफएलपी में 185 तक पहुंच गया उसी 1 हफ्ते के दौरान, माशाल्लाह। ठीक है। एंड देन फिर मैंने एमडी कैट दिया और वहाँ पे मेरे 190 मार्क्स है। अब मैंने यहाँ से देखा कि यार उस एक एफएलपी, उस एक फिजिकल टेस्ट सेशन और उस एक गाइडेंस सेशन ने मेरे 150 से 190 मार्क्स बूस्ट कर दिए हैं। मुझे बता दिया है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने उस पर फिर फोकस किया और फिर मेरे मार्क्स भी आ गए, प्रैक्टिकल यूज़ भी हुआ उस केस का। अगर यही चीज़
तमाम एमडी कैट एस्पिरेंट्स को दे दी जाए, उनको एक्सेस दे दी जाए पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एमडी कैट टॉपर से थ्रू इनसाइट एमडी कैट, तो उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। तो मैंने जो चीज़ मेनली बेनिफिशियल थी, मैं उसको तमाम लोगों के लिए बेनिफिशियल बनाने की कोशिश की, और मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे एमडी कैट एस्पिरेंट्स एमडी कैट टॉपर से कनेक्ट होते हैं और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उनका सोल्यूशन देता है, ताकि वो ऑन ट्रैक रहें। और जो हेल्प मुझे मिली थी उस एक सेशन से, वो उनको डेली बेसिस से मिलती है, डेली बेसिस पे 3 एमडी कैट डे, और वो अपना एमडी कैट अच्छे से क्रैक कर सके। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैंने नोट किया है कि इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इवन अगर मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल मैं सोचता हूँ कि वो जो स्टार्टिंग में बेसिक गाइडेंस मेरे भाई ने मुझे दी थी उसका था। और वो एक बंदे को पाथवे मिल जाता है, उस एक एमबीबीएस स्टूडेंट से बात करके जिसने एमबीकेट को क्लियर किया होता है, बंदा उससे एक दफ़ा जब बात करता है तो बंदे को एक पाथवे मिल जाता है कि हाँ, मैंने मेहनत अगर करनी है तो किस तरफ करनी है, और फिर आगे अगर बंदा मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसका फल उसको ज़रूर दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही। असल में अब आपने इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बना दिया इनसाइट एमडी कैट, तो आप इसमें बच्चों को प्रोवाइड क्या क्या कर रहे हैं, क्या फीचर्स हैं इनसाइट एमडी कैट? सबसे पहले तो वो चीज़ मैंने बच्चों को प्रोवाइड की जिसकी मुझे नीड थी, जो मैंने खुद यूटिलाइज की, जो मेरे लिए हेल्पफुल थी, वो थी कि एमबीबीएस स्टूडेंट से इंटरेक्शन। सबसे पहले जो मैंने चीज़ प्रोवाइड की वो। अब उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं लेके आया। मैंने देखा नहीं यार कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अकेडमीज को करनी चाहिए, इतनी हैवी फीस लेती हैं वो, जो चीज़ें वो करनी चाहिए वो नहीं कर रही, वो सब चीज़ें मैं इनसाइड एमडी कैट में ऐसा ऐसा इनकॉर्पोरेट करता गया। अब यहाँ पर मेन चीज़ें वो ये है कि आपको यहाँ पे जो लोग पढ़ा रहे होते हैं ना, वो एमडी कैट टॉपर्स होते हैं। जैसे कि ये मेरे साथ अली बैठा हुआ है, या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, टॉप लेवल की केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मेंटोरशिप का क्या मतलब है कि आपका ना एमडी कैट तक एक मेंटोर, एक एमबीबीएस स्टूडेंट आपके साथ अटैच हो जाता है, जो एमडी कैट डे तक आपको साथ लेके चलता है, आपसे पूछता है क्या मसले साइड आ रहे हैं, हमने मिलकर इनको किस तरह सॉल्व करना है ताकि तुम ऑन ट्रैक रहो, तुम्हारा एमडी कैट क्लियर हो सके। एक बंदे यहाँ तक एमडी कैट तक है, जब तक आपका एमडी कैट क्लियर नहीं होता, जैसे कोई बड़ा बहन भाई होता है। बिल्कुल है। इसके अलावा आपकी यहाँ पे डेली अकाउंटेबिलिटी का सोर्स है, एक फोकस ग्रुप हमने बनाया हुआ है जहाँ पे आप लोग डेली अकाउंटेबल होते हो। ये चीज़ मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के एजुकेशन चैप्टर में कहीं और भी एग्जिस्ट करती है। हमने वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे जो कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती, जो हैवी फीस अकेडमी काम नहीं कर रही, उनकी जगह वो हम का। माशाल्लाह, माशाल्लाह असद भाई, बहुत इफेक्टिव फीचर्स हैं। ये इनसाइट की मेहनत का नतीजा कि अभी इस साल जो मेरे किंग एडवर्ड में क्लास फेलोज हैं, उनमें कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनसाइट एमडी कैट में पढ़ चुके हुए हैं, और जो ये वाला बैच है इस साल वाला, उसको तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, और इंशाल्लाह उसके स्टूडेंट्स के तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ओके असद भाई, अब फिर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो उन्होंने आपसे पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ने किया है कि व्हाट वर द हर्डल्स एंड चैलेंजेस यू फेस्ड एज अ रिपीटर? अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे एज सच कोई हर्डल नहीं थी, कि मुझे पता था कि मेरा एक पोटेंशियल है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने वहाँ पहुँच जाना है। लेकिन जो एक मेन हर्डल बहुत से लोग फेस करते हैं वो ये होता है कि हम रिपीट कर रहे हैं, हम पीछे रह गए हैं, या हमारा बाद में एडमिशन होगा, हमारी फीस ज़्यादा हो गई, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। अब आप देखें जब सितारे आसमान पे चमक रहे होते हैं ना, तो कोई ये नहीं देखता कि ये वाला सारा पहले आ रही है, ये वाला सारा बाद में। वो सितारे हैं, वो चमक रहे हैं। जब आप डॉक्टर बन देंगे तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप फ्रेशर थे या बिल्कुल डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात किया। मेरा ख्याल है जब ये सोच बंदा अडॉप्ट कर लेता है तो कोई हर्डल और कोई चैलेंज भी उसको रोक नहीं सकता अपने गोल की तरफ पहुंचने से। क्वेश्चन है कि इतना पढ़ने के बाद भी एमसीक्यू गलत होते हैं, क्या कोई सजेशन दे सकते हैं आप इस सिलसिले में? पढ़ने के बाद एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, एमसीक्यूज गलत होने के बाद आप क्या कर रहे हैं? मेन क्वेश्चन तो ये है ना, जब एक एमसीक्यू हो गया है उसके बाद आप क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन मेरा आपसे, अगर आप एमसीक्यू गलत होने के बाद उसका कॉन्सेप्ट जाके रिवाइज कर रहे हो, उसको अपने नोट्स पे उसी कॉन्सेप्ट के साथ लिख रहे हो कि ये एमसीक्यू मेरा गलत हुआ है, ताकि जब मैंने इस चैप्टर की दोबारा रिवीजन करनी है तो मैं अपनी मिस्टेक को पढ़ के दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट करूँ, ताकि जो मेरा एमसीक्यू आज गलत हो गया वो एमडी कैट तक और एमडी कैट में दोबारा गलत ना हो। तब मसला ये, तब आप 1000 एमसीक्यू गलत करो ताकि एमडी कैट वाले दिन बैठते हुए आपने 1000 मिस्टेक्स रेक्टिफाई दी हो और आपके 1000 नंबर ऑलरेडी प्लस हो एमडी कैट देने से पहले। तो इससे क्या हो सकता है? माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि मतलब गलती एक दफ़ा जो होती है उसको इतना स्ट्रांग कर लिया जाए कि वो वीक पॉइंट आपका स्ट्रांग पॉइंट बन जाए, वो कभी भी रिपीट ना हो। असद भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्ची ने किया हुआ है कि मैं 100 दफ़ा पूछ चुकी हूँ कि फैमिली प्रेशर से कैसे डील करें, अगर फैमिली सपोर्टिव ही ना हो तो क्या करें, कैसे एमडी करें, कैसे क्लियर करें, वगैरह वगैरह, मुझे गाइड करें प्लीज़। फैमिली सपोर्टिव नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है ना, ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी कुछ लोगों ने पूछा और जो मैंने उनको किया सजेस्ट, जो चीज़ वर्क की है ना वो ये है
कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो आपकी माइंडसेट के साथ मैच होता होगा, जिससे पता होगा कि आप यहाँ मेहनत कर रहे हो, ये आपका फ्यूचर है। कोई एक पर्सन, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, मदर, फादर, कोई एक पर्सन होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उस एक पर्सन को इन टच उसके साथ रहना है। आपने उसे बताना है कि ये मेरी मुश्किलात है, ये मुझे हर्डल्स आ रही हैं, और आपने खुद उन हर्डल्स का मुकाबला अकेले नहीं करना। आपने उस पर्सन से कहना है कि तुमने मेरे लिए जिससे भी बात करनी है, तुम उनसे बात करो कि ये मुझे हर्डल्स आ रही है, मुझे एक तक कमरा चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। अगर आप अकेले करने बैठोगे, आप दो चीज़ें एक साथ कर रहे होगे, एक आप एमडी की तैयारी कर रहे होगे, एक आप फैमिली से लड़ रहे हो। ऐसे नहीं करना। आपने अपना कोई एक अच्छा पर्सन ढूंढना है जिससे आपका माइंडसेट मैच करता है, जिसे पता है कि आप अपने गोल के लिए काम करो, ठीक है। बिल्कुल। उस पर्सन से रिक्वेस्ट करनी, उससे आप हेल्प लेनी है कि तुम मेरी जगह मुझे डिपेंड रखते हुए इनसे बात करने, जो भी आप और आप अपनी तैयारी करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका है। सही हो गया माशाल्लाह, बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है। मैं मतलब कोई एक बहन भाई जिससे बंदे की ज्यादा बनती हो, बंदा उसको अपने अंदर की दिल की बात बताए, वो फिर आगे पेरेंट्स तक वो मैसेज कन्वे कर दे। अच्छा सर भाई, अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट व्हेन यू आर गिविंग योर थर्ड अटेम्प्ट एंड फेसिंग सीवियर एंजाइटी एंड फियर। थर्ड अटैम्प्ट पहले तो आपने देखने कि आप थर्ड अटैम्प्ट दे ही पूरे। देखो, आप एक एफएससी फ्रेशर हो, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट देना बनता है ताकि आप एमडीकेट क्लियर करने की कोशिश करो। अगर होता है क्लियर तो एडमिशन ले लो। अब सपोज आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में एमडीकेट क्लियर नहीं हुआ, आप डिजर्व करते हो एक सेकंड चांस अपने आप को देना कि जो डेफिशिएंसीज रह गई हैं आप एक साल लगा के उनको पूरा कवर कर लो और 100% तैयारी के साथ दूसरी दफ़ा एमडीकेट में बैठे। अब सपोज आप दूसरी दफ़ा एमडीकेट में आपकी 100% तैयारी थी, आपने सब लूप होल्स कवर कर लिए, फिर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया आपसे, आपका एग्जाम वाले दिन आपकी कोई मिस्टेक हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आपकी बबल्स गलत फिल हो गई, कुछ इस तरह का मिसहैप हो गया और 100% तैयारी के बाद भी आपका एडमिशन नहीं हुआ, देन आप थर्ड अटेम्प्ट की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा अपनी 100% दे दिया और फिर भी आपका सेकंड अटेम्प्ट में एडमिशन नहीं होता, देन आपने थर्ड अटेम्प्ट की तरफ नहीं जाना। और अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट में ही अपना 100% नहीं दिया, देन अगर आप थर्ड की तरफ जा रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो कि आप पता नहीं आप दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट सिर्फ उस पर्सन ने देनी है जिसने एक दफा अपना 100% सेकंड अटेम्प्ट में दे दिया हुआ है और किसी मिस हैप की वजह से उस सेकंड अटेम्प्ट में एडमिशन नहीं हुआ, देन वो थर्ड अटेम्प्ट दे और वो उस मिस हैप को कवर कर ले, देन उसका एडमिशन हुआ। अगर आप इसके अलावा किसी और वजह से थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो तो वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। सजेस्ट नहीं करता, मैं भी नहीं सजेस्ट करता कि मतलब बंदा इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, हालांकि वो अपना पूरी कोशिश पहले भी एग्जर्ट कर चुका है, अब वो उससे ज्यादा क्या ही कर सकता है। अगले साल भी उसका वही रिजल्ट निकलेगा जो दूसरे साल में निकला। तो अगर 100% एफर्ट पुट कर लिया तो थर्ड अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं देनी, वरना थर्ड अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करें अपोजिट जेंडर के हवाले से। अपोजिट जेंडर के वजह से अपने लक्ष्य को कैसे कर बने। अब यहाँ पे ना जो इशू आता है ना, नहीं वही आता है कि एफएससी तक ना बहुत से लोग जो है वो बॉयज ओनली कॉलेज या गर्ल्स ओनली कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। और एमडी के जो 3 महीने आते हैं उनमें उनका पहला इंटरेक्शन होता है 1-to-1 जो उनकी अकेडमिक क्लासेज में होता है। अब यही बात ये कि इस तरह होना नहीं चाहिए। वो 3 महीने आपकी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मंथ्स है, तो उसमें इस तरह का इंटरेक्शन मेरा नहीं चाहती होना चाहिए। अब सपोज वो इंटरेक्शन हो रहा है, अकेडमी की कुछ मजबूरियाँ हैं या जो भी उनकी कोई टैक्टिक्स हैं कि वो आपको वो क्लास में रखती हैं ताकि ज़्यादा एडमिशन हो, जो भी उनके मसले बताए जाए, आप वो क्लास में बैठे हो। आपने क्या करना है, आपके माइंड में अगर क्लियर है ना कि भाई मेरा गोल ये है, मैंने इस 3 महीने में मेहनत करके अपनी 30 साल की लाइफ सेट करनी है, अगर ये चीज़ आपको क्लियर है, अगर आपको सिर्फ ये चीज़ क्लियर, आपने माइंड में क्लैरिटी लेके आनी है कि ये मेरा पाथ है, अगर मैं आज ये काम करूँगा तो मैं एक स्टेप अब वो करूँगा, एक स्टेप मैं करीब जाऊँगा, अगर मैं दूसरा काम करूँगा तो मैं आज एक स्टेप पीछे जाऊँगा। अगर ये 2 चीज़ें क्लियर है तो आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। डिस्ट्रैक्शन से बचने की बजाय, उनसे भागने की बजाय अपना गोल क्लियर करो। आपको पता होना चाहिए कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ क्या मुझे अपने गोल की तरफ लेके जा रहा है या दूर लेके जा रहा है। सिर्फ ये पता करो, बाकी डिस्ट्रैक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली सारी रिमूव हो जाए। बिल्कुल माशाल्लाह भाई, आप तो हर एक क्वेश्चन का बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल सॉल्यूशन बता रहे हैं। एक और चीज़ भी बहुत बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का, हमेशा हर एक स्टूडेंट ये पूछता है कि ये पढ़ाई की मोटिवेशन कहाँ से आती है। इतना जितना भी इनको गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स के पास मोटिवेशन नहीं मारी होती। कोई एक ऐसा अल्टीमेट सोच बता दें इसके बाद मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन के पीछे भागना था, बड़ी अल्टीमेट मोटिवेशन मिल जाए। अगर आप अपने गोल के लिए किसी और से मोटिवेशन मानो तो आपका गोल क्या है, फिर तो आप रह ही दो। क्या बात है, नहीं, मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना, आपने अपना गोल क्लियर कर लेना कि भाई ये मेरा गोल है, मैंने 3 महीनों में यहाँ पहुँचना है।
अगर मैं ये आज चीज़ कर रहा हूँ मुझे गोल की तरफ लेके जा रही है, अगर मैं नहीं कर रहा मुझे गोल की दूर लेके जा रही है, बस ये अगर क्लैरिटी आ जाए तो किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपनी मोटिवेशन के लिए दूसरों की वीडियो सुन रहे हो तो आप तो बोल देंगे बिल्कुल सही बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं असद भाई। असद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इनसाइड की मास्टर बुक्स के बारे में हमें बता दें, क्या हम पीटीबी से तैयारी करें या फिर इनसाइड की प्रेप बुक से तैयारी करें, और इनके कुछ फीचर्स बता दें, ऑथेंटिसिटी के बारे में इनकी और सब कुछ। अच्छा, इनसाइट मास्टर बुक जो है ना वो बेसिकली ये देख के लिखी गई कि एमडीकैट एस्पिरेंट्स के क्या मसले मसाइल हैं जो वो फेस कर रहे हैं, जिनका अभी तक उनको सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर बायो की बात करें तो एक बहुत मेजर मसला ये है कि आपको डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक्स पढ़नी पड़ रही है आज से पहले, जबकि आज के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है इनसाइड मास्टर बुक बायोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें ना तो आप किसी भी साल का फिजिक्स का पेपर उठा के देख लो, आपको 60 टू 70% फिजिक्स के एमसीक्यू थ्योरी बेस्ड मिलेंगे, सिर्फ 30 टू 40% न्यूमेरिकल होते हैं जिसके आप अपना 80% टाइम लगा रहे होते हो। ठीक है, अगर जो टाइम है सारी जो एफर्ट आप न्यूमेरिकल से पीछे जा रहे होते हैं, जबकि आप थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हो जो आपकी बुक के ऊपर ही लिखी होती है या कुछ एडिशनल पॉइंट होते हैं। तो मास्टर बुक फिजिक्स में आपकी जो सारी थ्योरी है ना उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, उसको एक आपके सामने लिख दिया गया है कि यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपने ठीक करने आएंगे। इसके अलावा मास्टर बुक एमसीक्यूज बनाई है जिसमें 10,000 के अराउंड हमने एमसीक्यूज रखे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एमसीक्यूज का जो ऑप्टिमल नंबर है ना वो 50,000 है। अगर आप 50,000 के पीछे भाग रहे हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अभी तक कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने 50,000 एमसीक्यू सॉल्व किए हो और उसका एडमिशन हो गया, कोई पर्सन नहीं है। तो अगर आप 50,000 के पीछे भाग रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ऑप्टिमल नंबर है वो 10 टू 15,000 है। आप 10 टू 15,000 इफेक्टिव एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, अच्छे एमसीक्यूज हो, और आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो इफेक्टिव करनी है कि जो एक एमसीक्यू आपने कर लिया है ना आपको उससे 4 कांसेप्ट पता चले और वो एक एमसीक्यू और उससे रिलेटेड 4 एमसीक्यूज आपके एमडीकैट तक और एमडीकैट में गलत हो। अगर आप इस तरह से 10 से 15,000 करते हो तो वो 50,000 एमसीक्यूज के पीछे भागने से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए। सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आप एमबीबीएस के साथ इनसाइड एमडीकैट को कैसे मैनेज कर लेते हैं? एमबीबीएस के साथ इनसाइड को कैसे मैनेज करते हैं? मैं सुबह 8 से 1 बजे तक एमबीबीएस के लिए पढ़ता हूँ, फिर 2 से 12 बजे तक यहाँ इनसाइड के ऑफिस में होता हूँ। तो इस तरह मैनेज हो रहा हूँ। सही हो गया माशाल्लाह असद भाई। बहुत हेक्टिक शेड्यूल आपको मैंने खुद भी नोट किया हुआ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत अता फरमाए। अच्छा असद भाई एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे का पूरी कोशिश करने के बावजूद भी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो वो कौन सी फील्ड अडॉप्ट करे, कौन सी फील्ड है जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है? पहले तो ये है कि आप एमबीबीएस के लिए ही ट्राई करें। अगर आपका एमबीबीएस में हो जाता है वेल एंड गुड, अगर आपका एमबीबीएस में नहीं होता तो इसके अलावा बहुत सी मजीद फील्ड है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आती है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डी फार्मेसी, इसके अलावा कार्डी परफ्यूजन, इसके अलावा लैब टेक्नोलॉजी। ये सब ऐसी फील्ड है जो बहुत अच्छी हैं। अगर आप स्कोप की बात करें ना तो स्कोप एमबीबीएस का क्यों? अगर आपको लगता है कि एमबीबीएस का स्कोप है यार तो वो क्यों है? क्योंकि आप उसमें इतनी मेहनत पुट इन कर रहे हो तो किसी और प्रोफेशन में पुट इन नहीं की जाती। मेहनत पुट इन करने के बाद आपको 8 साल 10 साल बाद उसका स्कोप नजर आता है। अब वही मेहनत किसी भी अच्छी फील्ड में पुट इन करोगे ना आपको उतना ही स्कोप मिल जाएगा, से बेहतर नहीं मिलेगा। वो किसी फील्ड का नहीं है, स्कोप आपकी मेहनत है जो आप पुट इन कर रहे हो। आप अगर उसको एमबीबीएस से पुट इन करोगे आपको वहाँ स्कोप मिलेगा, अगर आप उसको किसी और अच्छी फील्ड में पुट इन करोगे तो आपको वहाँ पे स्कोप मिलेगा। बिल्कुल। ओके असद भाई अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक दफा आपने 190 मार्क्स लिए, फिर 192, उसके बाद किंग एडवर्ड में एमबीबीएस और फिर इनसाइड एमडीकैट भी बना दिया। माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी कामयाबी अता की, दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता करे। आप ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ से क्या सबक सीखा, आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, एक लेसन जो मैंने सीखा है ना वो ये है कि जो आपका आज से पहले पास था ना वो गुजर गया, आज आपके पास आपका प्रेजेंट है और इसी प्रेजेंट के बेस पे आपका फ्यूचर बनने जा रहा है। तो अगर आज आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो इसका मतलब है कि आप अपना अच्छा फ्यूचर बनाने जा रहे हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट ऑल स्टार्ट्स टुडे। थैंक यू सो मच असद भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह इट विल बी अ मेमोरेबल एपिसोड नॉट ओनली फॉर द ऑडियंस बट आल्सो फॉर मी। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्टेथोस्कोप पे गिव अवे के विनर को डिसाइड कर दें। तो आज ये होगा कि आज एक नहीं आज 2 विनर्स माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का शो स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे गेस्ट ही बहुत स्पेशल है। तो असद भाई ने अभी अनाउंस कर दिया कि आज एक नहीं बल्कि दो स्टेथोस्कोप्स मिलेंगे, एक स्टेथोस्कोप इनसाइड एमडीकैट की तरफ से और एक स्टेथोस्कोप असद भाई की तरफ से। तो आए एक मैं उठाता हूँ और एक आप उठाइएगा। ये मेरे वाली होगी, ये है मेरे सबा। और मेरे पास है आयशा नसीर, आयशा अंडरस्कोर नसीर 921। बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
इनसाइट एमडी कैट की तरफ से और असद भाई की तरफ से आपको एक स्टेथोस्कोप बहुत बहुत मुबारक हो। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द 4th एपिसोड ऑफ दी एमडी कैट शो। उम्मीद है कि आज के शो से आपको बहुत सी इंस्पिरेशनल चीजें मिली होंगी। तो मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू एनर्जी के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।